सो यस पीपल, हाउ यू ऑल। आज हम लोग क्या करने वाले गाइस, आज हम लोग ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे सेक्शन आप लोगों के लर्न हो जाएंगे एंड यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, सो विदाउट वेरी वेस्टिंग योर टाइम आई विल बी कंसिडरिंग कि ये आपका रिवीजन वाला सेशन है। मतलब एक बार तो भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, अदरवाइज डायरेक्टली मैं बेरेक की लैंग्वेज को यूज करने वाला हूँ, तो माइट भी आपको समझ में नहीं आए अगर आपने नहीं पढ़ा हो। अगर आप लोगों ने कभी भी जिंदगी में इसको पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू, और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनहांस हुआ है। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिसमैनेजमेंट। वेरी इजी। मानो जब कंपनी के अंदर मेजोरिटी शेयर होल्डर आ रहे हैं, ठीक है, मानो तो वो मेजोरिटी शेयर होल्डर ने जो डिसीजन लिया दैट इज बाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर उसके अगेंस्ट में जा नहीं सकते ना, तो यहां पे बोलेंगे द मेजोरिटी शेयर होल्डर इज ऑपरेसिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर। समझ में आ रहा है, द मेजोरिटी शेयर होल्डर इज ऑपरेसिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर। एंड सर व्हाट डू यू मीन बाय मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट इज क्वाइट इजी, when the directors of the company do any act because of that it is not in the interest of company, it is not in the interest of shareholder, उसको हम लोग बोलते हैं मिसमैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट खराब है। समझ में आ रहा है, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। एंड लेट्स हिट विद सेक्शन नंबर 241। सेक्शन नंबर 241 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 241 बोलता है कि मेंबर अप्लाई कर सकता है किसको, एनसीएलटी को। कब? दो सिचुएशन में, दो सिचुएशन में। अगर उनको लगता है द अफेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन और आर बीन conducted in the manner which is prejudicial to public interest, oppressive to him or other member and prejudicial to interest of company। इसका मतलब क्या है, सुनो, बड़ा सिंपल सा मतलब है। जब मैं बोल रहा हूं कि सर कंपनी का बिजनेस इस तरीके से चल रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट हमारे साथ में गलत हो रहा है, या कंपनी का बिजनेस इस तरीके से चल रहा था जिसके वजह से आज हमारे साथ में गलत हो रहा है, तो समझना ये हैव बीन और आर बीन जो है ना, इसका कनेक्शन किससे है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आपका जो अफेयर्स ऑफ कंपनी है, चाहे वो पास में हुआ होगा चाहे वो प्रेजेंट में हुआ है, लेकिन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एज ऑन डेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हैव बीन और बीन को ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से कनेक्ट मत करना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक समरी लिख दिया। यहाँ पे द अफेयर्स ऑफ कंपनी मतलब मे बी इन द पास्ट और मे बी इन द प्रेजेंट, बट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट उसका जो इफेक्ट है वो एज ऑन डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, जिस दिन तो एप्लीकेशन कर रहे हो ना उस दिन कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सर पास्ट के अंदर ऑपरेशन कंडक्ट गलत था, पास्ट के अंदर हमारे साथ में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ, कैन आई फाइल अ सूट एज ऑन डेट? आंसर इज नो, यू कैन नॉट। तुमको तकलीफ हुआ, खत्म हो चुका है, नाउ यू कैन नॉट फाइल। अगर तकलीफ मतलब तुम्हारे ऊपर गलत हुआ, किसी ने तुमको मारा और आज भी तुमको उसका पेन हो रहा है, देन यू गो एंड फाइल सूट। समझ में आ रहा है, तो दिस इज सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्लॉज बी क्या बोलता है, there is a material changes in the company. What is the material changes? Change in the management of the company or change in the control of the company. Sir, what do you mean by change in the management of the company? मानो बच्चों रतन टाटा जी, सतीश भारती जी, नारायण मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, राइट? एंड ऑल ऑफ सडन इट इज डिसाइडेड कि नाउ वी आर लिविंग द बोर्ड पोजीशन एंड इंस्टेड ऑफ अस विजय माल्या विल ज्वाइन, नीरव मोदी विल ज्वाइन, मेहुल चोकसी विल ज्वाइन। ठीक है, नाउ टेल मी, क्या जितना फेथ आपने मेरे ऊपर बताया, रतन टाटा सर के ऊपर बताया, या सुधा मूर्ति मैम या नारायण मूर्ति सर पे बताया, इतना तुम इन लोगों के ऊपर बता सकते हो? आंसर इज नो। ठीक है, तो आपको लगता है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी चेंज हो रहा है, और इस मैनेजमेंट के वजह से हमें लगता है भविष्य में कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा या मेंबर के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनना, यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ दैट सच चेंज, बिकॉज ऑफ सच चेंज इट इज लाइकली that the affairs of company will be conducted in the manner which is prejudicial to its interest, मतलब कंपनी इंटरेस्ट और इट्स मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर। अब बच्चों ध्यान देना, चेंज इन द मैनेजमेंट और चेंज इन द कंट्रोल। कंट्रोल मतलब ओनरशिप चेंज हो चुके हैं, ठीक है, शेयर होल्डर जो थे कंपनी के वो चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ नहीं है, आपको लगता है हो सकता है, बट क्या पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, बिकॉज जरूरी नहीं है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सर आ रहे हैं तो कुछ गलत ही करे। इट माइट पॉसिबल वो बहुत अच्छा काम करे, इधर से बहुत अच्छा पैसा कमाए, उसके बाद में अपने पुराने लोन को रीपेमेंट कर दे, अपनी सारी गलतियों सारे पाप को धो दे। ठीक है, तो ऐसा आपको लगता है कि भविष्य में गलत हो सकता है, लेकिन गलत होना जरूरी नहीं है। तो दिस इज द मेजर चेंज डिफरेंस बिटवीन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। ठीक है, पूरा बिना देख के भी मेरा लर्न है, मैं आपको करा के दूंगा, डोंट वरी।
सबसेक्शन 2 141 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी अगेंस्ट एनी कंपनी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग हैव बीन कंडक्टेड इन द मैनर व्हिच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में, मेंबर और कंपनी के इंटरेस्ट की बात नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन कर सकती है एनसीएलटी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, यहाँ पे बोला है कि इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फाइल अ केस, कैन गिव एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, किसके लिए, कंपनी के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये जो व्यक्ति है ये फिट एंड प्रॉपर नहीं है। सर व्हाट डज इट मीन्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट एनसीएलटी, क्यों, कि आप इंक्वायरी करो और डिसीजन लो वेदर दिस पर्सन इज फिट और प्रॉपर। सर फिट एंड प्रॉपर मतलब फिट एंड प्रॉपर ऑन इथिकल बेसिस, मतलब से फॉर एग्जांपल चार ग्राउंड है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति फिट एंड प्रॉपर नहीं है। सर व्हाट आर दोस ग्राउंड, फर्स्ट ये जो व्यक्ति है ना इज अ गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफेंस मतलब मिस यूजिंग द पावर, परसिस्टेंट निग्लिजेंस, कंटिन्यूअसली निग्लिजेंस करता है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, ऐसा व्यक्ति है। पहला उसके पर्सनल एट्रीब्यूट कि वो फ्रॉड करता है, मिसफेंस करता है, या फिर वो परसिस्टेंट निग्लिजेंस रखता है, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दूसरा उसका बिजनेस चलाने का धंधा ऐसा है विच इज नॉट, क्या बोल सकते हैं, साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस या प्रूडेंशियल कमर्शियल प्रैक्टिसेस। मतलब सर अरे लास्ट टाइम वो हल्दीराम के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, हल्दीराम के अंदर क्या करता था, चिप्स बिकता था, ठीक है, और उसके अंदर लिखा रहता था 100 ग्राम और अंदर डालता था सिर्फ 70 ग्राम, तो ये व्यक्ति मेरे को सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो नॉट मैनेजिंग द बिजनेस अकॉर्डिंग टू साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस और प्रूडेंशियल कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस व्यक्ति को हमने धंधा करने दिया तो पूरी इंडस्ट्री को इंजुरी हो सकती है, सीरियस डैमेज हो सकता है, या पूरी ट्रेड फर्टेनिटी को प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैनेजिंग द कंपनी इन अ सच अ वे दैट इट कॉज और लाइकली टू कॉज द सीरियस इंजुरी और डैमेजेस टू इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। या फिर मुझे लगता है ये व्यक्ति ने जब धंधा किया है इसने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है, ठीक है। सो आई बिलीव सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कंडक्टेड इन बिजनेस विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर प्रिजुडिकल टू पब्लिक इंटरेस्ट, और इसका पर्पस ही होता है किसी के साथ में फ्रॉडुलेंट वाली एक्टिविटी करना या फिर अनलॉफुल, मतलब सर लक्ष्मी चिट फंड 21 दिन दाम दुप्पट योजना, डबल पैसा डबल, ठीक है, तो ऐसे वाले धंधे। तो यहाँ पर देखो देयर इज अ डिफरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट 241 सबसेक्शन 2 के अंदर कंपनी के लिए केस फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ये व्यक्ति फिट एंड प्रॉपर है या नहीं है इसके लिए केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस। सेक्शन नंबर 2 याद करो, 241 सबसेक्शन 1 clause A that the affairs of the company are being have been conducted in a manner which is prejudicial to the interest of the public and the member and operates with the member and the interest of the company. और second point बोला है subsection 2 the material changes have taken place in the company in the management or in the control and because of such change it is likely that the affairs of the company are being conducted in the manner which is will be conducted in the manner which is prejudicial to its interest मतलब कंपनी का इंटरेस्ट और operates to member, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इफ इट इज एन ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन द मैनर व्हिच इज प्रिजुडिकल टू पब्लिक इंटरेस्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन मेक अ रिक्वेस्ट टू एनसीएलटी टू मेक अ इंक्वायरी एंड टेक अ डिसीजन वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज फिट और नॉट, ठीक है। सो कब फोरग्राउंड पर्सनल एट्रीब्यूट, मिसफ्रेड, फ्रॉड, मिसफेंस, फ्रॉड, उसके बाद में नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट निग्लिजेंस या फिर आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेकंड बिजनेस नॉट कंडक्टेड इन द प्रॉपर मैनर, साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं है, या फिर उसका बिजनेस करने का धंधा डैमेज कर सकता है पूरी इंडस्ट्री को, या फिर उसका फ्रॉड करने का इंटेंशन है। दैट्स इट। क्या तीनों की तीनों सबसेक्शन आपके लर्न हुए? जल्दी बताओ यस और नो। दिस इज अ मेजर अमेंडमेंट एरिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस फाइल किया किसको? एनसीएलटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस फाइल किया एनसीएलटी को अंडर सेक्शन 241 सबसेक्शन 3 अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो दिस पर्सन विल ज्वाइन द केस एज अ रिस्पोंडेंट, ठीक है। अब हमने जब एप्लीकेशन फाइल किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन फाइल किया एनसीएलटी को, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कंसाइजली स्टेट द मटीरियल फैक्ट जिसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया एनसीएलटी को, उसको ऐसा माना जाएगा जैसे कि प्लेन फाइल होता है सीपीसी के अंदर, मतलब यू हैव टू साइन एंड वेरीफाइड दो डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे हम प्लेन फाइल करता है ना, तो वैसे सीपीसी के रूल अप्लाई हो जाएंगे। दिस इज योर एंड ऑफ सेक्शन नंबर 141। सेक्शन इसके अंदर दो केस स्टडी याद रखना बच्चों। सबसे पहला केस स्टडी आता है कि क्या हुआ था, अ मेंबर एज वेल एज द क्रिएटर ऑफ द कंपनी
फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी। क्या कि कंपनी समय समय पे अपना क्रेडिटर का पैसा नहीं करती है, पे नहीं करती है, क्या ये केस एक्सेप्ट किया जाएगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर मेंबर को कोई डैमेजेस नहीं है। द कैपेसिटी ऑफ क्रेडिटर, आप मेंबर हो और क्रेडिटर के फायदे के लिए सोच रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। क्या आपको कोई ऑपरेट किया जा रहा है? आंसर इज नो। सेकंड केस हुआ था मेंबर एज वेल एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो एक व्यक्ति सतीश भाई थी, मेंबर भी है, डायरेक्टर भी है। मैंने एनसीएलटी में केस फाइल किया कि मैं कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन मेरे को समय हर महीने में पैसा नहीं मिलता है, मेरी मंथली सैलरी नहीं मिलती है। यू कैन नॉट फाइल, बिकॉज एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? एप्लीकेशन फाइल कर सकता है मेंबर इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, नॉट इन द मतलब मैं फाइल कर रहा हूँ डायरेक्टर के भले के लिए, दिस इज नॉट। अगर आपको लगता है पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, ऑपरेसी टू यू और अदर मेंबर, या फिर आपको लगता है कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो आप फाइल कर सकते हो, वेरी इजी। ठीक है, अब बच्चों आता है सेक्शन नंबर 244, बहुत 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 भयंकर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 244 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 244 बोलता है कि मेंबर एप्लीकेशन कर सकता है 241 के अंदर, प्रोवाइडेड वो एलिजिबल होना चाहिए 244 के अंदर। अब 241 के अंदर कौन फाइल कर सकता है? 241 सबसेक्शन के 1 के अंदर मेंबर फाइल कर सकता है, 241 सबसेक्शन 2 के अंदर सीजी अगेंस्ट कंपनी कर सकता है, 241 सबसेक्शन 3 के अंदर सीजी अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप कभी भी एप्लीकेशन करो, आपको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आप तो अपने हिसाब से चलो बोले, है ना। मेंबर कब कर सकता है, इसके ऊपर आते हैं केस स्टडीज। तो आपको एक केस भी मैं सॉल्व करा के दूंगा, डोंट वरी। क्या हुआ है कि सर मेंबर कब कर सकता है? पहली बात डिपेंड करता है आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं है। अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है, एक है बच्चों नंबर क्राइटेरिया, एक है कैपिटल क्राइटेरिया। व्हाट इज नंबर क्राइटेरिया? नंबर क्राइटेरिया इज क्वाइट इजी। क्या बोलता है? 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, विच एवर इज लो मत बोलियो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। मेरे कंपनी में 10 मेंबर है, इवन 1 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर 10, 1 मेंबर कैन गो एंड फाइल सूट। मेरे कंपनी में 200 मेंबर है, तो इवन 20 मेंबर कैन गो एंड फाइल सूट। मेरी कंपनी में 2000 मेंबर है, तो 1/10 कितना हो गया? 200। तो 200 नहीं है तो 100 मेंबर कैन गो एंड फाइल सूट। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। अगर सर किसी ने ज्वाइंट शेयर होल्डिंग करके रखा है, मतलब 3 लोगों ने एक शेयर, तो आपको 3 काउंट नहीं किएंगे, आपको हम लोग 100 वगैरह की लिमिट ले रहे हैं ना, एक ही काउंट करेंगे। इसके अलावा सर मानो 100 की जगह पे 99 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जस्ट एक एप्लीकेशन कम होने से क्या एनसीएलटी हमारा केस रिजेक्ट कर देगा? एनसीएलटी की मर्जी, है ना। इफ द एप्लीकेशन मेड बाय लेसर नंबर ऑफ मेंबर, इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनसीएलटी कि वो चाहे तो उस कंडीशन को वेव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद में आता है, अगर आपकी कंपनी में कैपिटल होगा तो आपको कम से कम 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इशूड कैपिटल। सर इशूड कैपिटल मीन्स यहाँ पर पेड अप कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इशू कैपिटल में इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, लेकिन यहाँ पे पेड अप कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किसकी बात नहीं कर रहे बच्चों? मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे। एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। मानो कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपीज के हिसाब से, तो इशूड कैपिटल कितना हो गया बच्चों? और फुल्ली पेड है 10 लाख। ठीक है, कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए, जानबूझ के घुमाने के लिए ऐसे वर्ड यूज करेंगे। 1 लाख जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, पेड अप वैल्यू है 5 रुपीज, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 15 लाख रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, देयर आर 2 मेंबर, ये मेरे क्लास के स्टूडेंट है रवि एंड दीपांशु। नाउ दीपांशु इज होल्डिंग 15,000 शेयर एंड रवि इज होल्डिंग 20,000 शेयर। इनमें से क्या दीपांशु केस फाइल कर सकता है? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 15 लाख, दीपांशु के पास 15 लाख शेयर में से 1.5 लाख के शेयर तो किसके पास? दीपांशु के पास। कैन गो एंड फाइल सूट? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज हमें पेड अप शेयर कैपिटल कंसिडर नहीं करना है, हमें इशूड कैपिटल करना है। एंड भले देखो यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितना है? 15 है। इशूड कितना है? 10 लाख इक्विटी, 10 लाख प्रेफरेंस 20। तो दीपांशु कैन नॉट फाइल अ केस, बट रवि के पास कितना कैपिटल है? 20,000। रवि कैन गो एंड फाइल अ सेट, मतलब 20,000 शेयर है ना, आउट ऑफ कितने 2 लाख, 10% हो रहा है, ही कैन गो। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? इशूड कैपिटल देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अगर कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं होगा तो सर हम लोगों ने क्या करना है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। अगर कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, एंड 1/5 मतलब 20%, नॉट 10%। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंपनी में 2000 शेयर होल्डर है 400 लोग, 100 शेयर होल्डर है 20, 10 है तो 2, 5 शेयर होल्डर है 1, इतने लोग करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, यस। अगर सर 100 लोगों ने एप्लीकेशन किया, एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया, प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, इन बिटवीन 99 लोगों ने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, डज इट मेक एनी डिफरेंस ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस? आंसर इज नो। आंसर इज नो,
केस इज स्टिल मेंटेनेबल बिकॉज द क्राइटेरिया जो है ना 244 का एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन देखा जाता है, बाद में नहीं देखा जाता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, एक केस लो आया था एग्जाम के अंदर जिसमें ये पूछा था, अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू शेयर बट द नेम इज नॉट एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सर क्यों? क्योंकि मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है। आई एम द वन हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर बट माई नेम इज नॉट एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सर ऐसा कब हो सकता है? ट्रांसमिशन वाले केस का एग्जांपल ले लो, किसी का डेथ हो गया, उसके शेयर मेरे नाम पे आने वाले थे, वो व्यक्ति तो टपक गया, आई एम एंटाइटल्ड टू शेयर बट माई नेम इज नॉट रजिस्टर, कैन आई फाइल एप्लीकेशन? आंसर इज यस। यहाँ पे मेंबर में ये लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। सो देख लेना, मेंबर इंक्लूडिंग इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, कॉल इन एरियस अगर आपका होगा तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। कैपिटल में इशूड कैपिटल लेना है, पेड अप शेयर कैपिटल, मार्केट वैल्यू नहीं लेना है। और रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर कैन बी वेव बाय दी एनसीएलटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा, एनसीएलटी के पास ऑप्शन है बच्चों, वो रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन को वेव कर सकते हैं। एप्लीकेशन एट द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन देखा जाता है, नंबर ऑफ मेंबर्स और ज्वाइंट मेंबर को 1 काउंट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर केस लॉ एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। मेंबर का डेफिनेशन, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हु एग्री इन राइटिंग अलॉटमेंट ट्रांसफर ट्रांसमिशन एंड जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर है। इनकेस कंपनी के शेयर जो है वो डिपॉजिटरी सिस्टम में, तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिपॉजिटरी का नाम होता है, आपका नाम बेनिफिशियल ओनर बोलकर होता है, ठीक है। यस सर, तो ये सारे लोग आ जाते हैं। कंसेंट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, सुनना 100 लोग जाके एप्लीकेशन करें पॉसिबल, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी है कि सतीश भाई जाके एप्लीकेशन कर रहा है और 99 लोग मेरे को एथोराइज कर रहे हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग ऑब्टेनिंग द रिटन कंसेंट फ्रॉम देम, ठीक है। नेक्स्ट आता है विड्रॉल ऑफ कंसेंट सब्सिक्वेंटली डज नॉट मतलब अफेक्ट मेंटेनेबिलिटी, और लास्ट में आता है क्लेम बाय मेजॉरिटी। क्लेम बाय मेजॉरिटी गाइस, लेट्स रिवाइज सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन पूरा। सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1, अ मेंबर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट इन द एनसीएलटी। कब कर सकता है? इफ इट इज उसको लगता है, सुनना, the affairs of the company are have been conducted in the manner which is prejudicial to the public, oppressive to him or other member and not in the interest of the company. उसके अंदर क्लास बी क्या बोलता है? मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस इन द कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बिकॉज ऑफ सच चेंजेस इट इज लाइकली दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन द मैनर व्हिच इज prejudicial to interest of the company as well as the member. Subsection 2, even the central government can go and file a suit in the NCLT, file a case in the NCLT if it is an opinion that the affairs of the company are being conducted in the manner which is prejudicial to whom in the interest of the public. Subsection 3, तुम्हारा क्या बोलता है बच्चों? इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी टू इंक्वायर, टू क्या बोल सकते हैं? रिक्वेस्ट फॉर इंक्वायरी एंड डिसाइड वेदर पर्टिकुलर पर्सन इज फिट और नॉट। कब? 4 ग्राउंड है बच्चों। पहला, फ्रॉड मिसफेंस, ठीक है। सेकंड, प्रूडेंशियल बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, कमर्शियल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तीसरा क्या हो सकता है कि भाई साहब पूरे इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए धोखा है, उसका धंधा करने का तरीका। चौथा हो सकता है वो डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को भी सारी की सारी याद आनी चाहिए, वेरी इजी। सबसेक्शन 4 बोलता है दैट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड, बराबर, विल जॉइन एज अ रिस्पोंडेंट। और अगेन लास्ट में क्या बोला है बच्चों तुम्हारा कि भाई साहब नेक्स्ट सीपीसी के जैसे आपको उसको साइन वेरीफाई करके सबमिट करना पड़ेगा और कंसेंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 बच्चों आपके नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नंबर क्राइटेरिया, कैपिटल क्राइटेरिया, नंबर क्राइटेरिया बोलता है बच्चों 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, राइट। इसके अंदर कॉलिंग एरियास वालों को कंसीडर नहीं करना है, जॉइंट मेंबर को एक कंसीडर करना है। अगर लेसर नंबर ने एप्लीकेशन फाइल किया एनसीएलटी में वेव दिस कंडीशन, और अगर कंपनी के अंदर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नहीं होगा तो फिर वो वाला 1/5 कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स में, ठीक है। कैपिटल क्राइटेरिया क्या बोलता है? 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, नॉट पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा क्या ये सारे केस वाले पॉइंट है ना। क्या मेजॉरिटी पीपल क्लेम कर सकते बच्चों ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की माइनॉरिटी लोग हमारे साथ में ऑपरेट कर रहे हैं? आंसर इज यस। सर माइनॉरिटी मेजॉरिटी को कैसे ऑपरेट करेंगे? द रीजन इज वेरी सिंपल, नॉट बाय शेयर बट बाय फिजिकल फोर्स। तू हाँ बोलता कि नहीं रिजोल्यूशन के बारे में, तो दिस इज हाउ माइनॉरिटी कैन ऑपरेट मेजॉरिटी। अनदर वे, माइनॉरिटी के पास है 30% शेयर, मेजॉरिटी के पास है 70% शेयर। जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट होता है माइनॉरिटी लोग अगेंस्ट में, तो यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ में सही से बिजनेस नहीं कर पा रहे, क्यों? बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी। तो इवन मेजॉरिटी मेंबर कैन गो एंड फाइल सूट, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्शन 242। इसमें क्या बोलता है कि आपने केस फाइल किया ना, किसके अगेंस्ट में? कंपनी के अंदर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए। हाँ, अब एनसीएलटी क्या करेगा? सुनना, एनसीएलटी आपके मैटर को सुनेगा ही नहीं जब तक 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। कंडीशन नंबर 1, आपको लगता है ना द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड हैव बीन कंडक्टेड इन द मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू पब्लिक
इन द इंटरेस्ट ऑफ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और ऑपरेट्स टू मेंबर। एनसीएलटी को भी लगना चाहिए, जो आपको लगता है वो एनसीएलटी को भी लगना चाहिए, तभी तो तुम्हारा कंसेंसस हुआ। कंसेंसस होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। सुनना, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इवन द ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज द पावर वेस्टेड इन इट if it is opinion that the affairs of company have been conducted in the manner which is prejudicial to public, prejudicial and oppressive to the member and prejudicial in the interest of the company, ठीक है। and बच्चों तुम्हारे कंपनी के अफेयर्स इतने गंदे हैं, ट्रिब्यूनल को लगता है कि तुम्हारी कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, तुम्हारी कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए। लेकिन अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया ना, तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया ना ट्रिब्यूनल को, इन लोगों के साथ में ज्यादा बुरा होगा। मतलब वो आ रहे बचाने के, हम बोल रहे बचाओ, और तुम बोल रहे अरे धंधा बहुत गंदा कर रहे, बंद करो। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, इफ यू रिमेंबर, कि देयर इज अ सीरियल कॉल्ड अनुपमा, देयर इज अ, उसका बच्चा है तोशु, ठीक है। उसकी वाइफ होने के बाद में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, ठीक है। घर वाले चाहते कि भाई साहब तूने हरकतें ऐसी की है ना, तेरे को तो मार डालू, इच्छा होते हैं, लेकिन मार नहीं सकते क्योंकि तू हमारा बच्चा है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ दे कनेक्टेड, कि ट्रिब्यूनल की भी इच्छा हो रही है कि हम लोग कंपनी को बंद कर दें, बट बंद करना उन मेंबर के लिए गलत हो जाएगा जिन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया है। तो क्या लिखा है, एक तो कंपनी को ट्रिब्यूनल कर सकता है कि भाई साहब ये सारी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, प्रिजुडिकल, ठीक है। एंड द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर अनफेयरली प्रिजुडाइज सच मेंबर, और अगर वाइंडिंग अप कर देंगे तो जिन्होंने एप्लीकेशन किया उन लोगों के साथ में ज्यादा बुरा होगा। अदरवाइज अगर उस लोगों को बारे में सोचना छोड़ दे, अदरवाइज द फैक्ट वाइंडिंग अप वुड बी जस्टिफाइबल, अदरवाइज द फैक्ट अगर हम छोड़ दो ना, वुड जस्टिफाई द मेकिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर। अगर मैं उस लोगों के बारे में ना सोचूं तो वाइंडिंग अप करना ज्यादा बेटर है। तो ये दो चीजें एक साथ में आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा, अब तुम लोग गए एनसीएलटी के पास केस फाइल करने के लिए। एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास करेगा, तो अगेंस्ट ऑपरेशन, अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन के अगेंस्ट में बच्चों 4 ऑर्डर पास कर सकता है। क्या, रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आपको लगता है अफेयर्स ऑफ कंपनी आर नॉट कंडक्टेड इन द राइट मैनर, रेगुलेट करेगा अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लग रहा है सर मेजोरिटी शेयर होल्डर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को सप्रेस ऑपरेस कर रहे हैं, मतलब जिनके पास 70% शेयर है वो 30% शेयर वालों को ऑपरेस कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर कि इनके 20% शेयर कोई मेंबर परचेस कर ले या इनके 20% शेयर कंपनी परचेस कर ले, मतलब इनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अगर सर कंपनी ने ये शेयर परचेस किया, इसको हम लोग बायबैक बोलेंगे क्या, आंसर इज नो, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सर बायबैक में यू हैव टू पे मनी बैक, शेयर लोगे, शेयर को डिस्ट्रॉय करना है, पैसे वापस देना है। इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, आपने क्या कर दिया बच्चों, इश्यूड कैपिटल की वैल्यू को कम कर दिया, यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग, ठीक है। तो मतलब वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनसे शेयर लेना और उनको पैसा देना, हट बोले। तो पहला वर्ड, परचेस शेयर ऑफ एनी मेंबर बाय कंपनी और एनी अदर मेंबर, इन केस शेयर आर परचेस बाय कंपनी, तो इस शेयर को तो हम लोग क्या बोले, इट विल इक्वल टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और सुनना, अगर कंपनी ने शेयर परचेस किया, कंपनी आप ये शेयर आगे किसी को अलॉट मत करना। अगर शेयर किसी मेंबर ने परचेस किए, आप इस शेयर को आगे कहीं पे ट्रांसफर मत करना। ऐसे रिस्ट्रिक्शन भी कौन लगा सकते हैं, एनसीएलटी लगा सकते हैं। दीज आर द 4 ऑर्डर। इसके अलावा मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट में, डायरेक्टर वगैरह ऑफिसर के अगेंस्ट में क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है कि कंपनी, आपने अपने एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, आपने अपने एमडी अदर डायरेक्टर और मैनेजर के साथ में जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करो, टाटा बाय बाय, निकलो, सेट असाइड करो, सस्पेंड कर दो या फिर मॉडिफाई कर दो। आपका सैलरी 10 लाख रुपए था ना, आज से 1 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एनी अदर ऑफिसर जो एमडी, मैनेजर और अदर डायरेक्टर में कवर नहीं हुआ, उसने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट किया है, आपकी भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट, मॉडिफाई और सेट असाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने वाइंडिंग अप के पहले कुछ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस दिए हैं, ठीक है, इसको आईबीसी में बहुत डिटेल में पढ़ा है, क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ में। अगर आपने कोई फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस दिया, प्रेफरेंस क्या होता है कि पहले गवर्नमेंट को पैसा पे करो, फिर अपने एम्प्लॉय को पे करो, फिर आपके सिक्योर क्रेडिटर को, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर को, फिर शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। आपने अनसिक्योर व्यक्ति को फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस दे दिया, कैसे देता है प्रैक्टिकली बताया था, ठीक है। तो उस फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस जो 3 महीने के अंदर दिए कंपनी वाइंड अप होने के पहले, उसको सेट असाइड करने का ऑर्डर भी एनसीएलटी दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, एनसीएलटी फिर जिन व्यक्ति के टर्मिनेट किया एग्रीमेंट उनको रिमूव भी कर सकते हैं, एमडी, मैनेजर, एनी अदर डायरेक्टर। अब जब तक ये हमारी कंपनी से टर्मिनेट होते हैं, उसके पहले अगर कोई इन्होंने अनड्यू गेन लिया होगा कंपनी का ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट पीरियड, तो उनसे रिकवर करना है और उसको यूटिलाइज करना है, किसको, टू पे आइडेंटिफाइबल विक्टिम, जिसके साथ में गलत हुआ उसको वापस करो या ट्रांसफर करो आईपीएफ अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आता है बच्चों कौन सा, अब ये लोग तो चले गए, इनके जगह पे नए एमडी, मैनेजर, अदर डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, तो उनको कैसे अपॉइंट करोगे, ये ऑर्डर पास करेंगे कौन,
एनसीएलटी। एंड अगर आपको याद आ रहा होगा बच्चों, सेक्शन नंबर 169 में मैंने बोला था आप लोगों को, द डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 242 कैन नॉट बी रिमूव बाय द मेंबर अंडर सेक्शन 169। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा कि ट्रिब्यूनल में अपॉइंट सच नंबर ऑफ डायरेक्टर जो उनको रिक्वायर्ड लगते हैं कि ये हमें रिपोर्ट बना के देंगे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, एनसीएलटी में इम्पोज द कॉस्ट एंड अदर ऑर्डर। तो ये सारे ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है, आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते बच्चों, सेक्शन नंबर 244 सबसेक्शन 3, एनसीएलटी के ऑर्डर कंपनी टू आरओसी को दे दे 30 डे के अंदर। इसके अंदर फाइनल ऑर्डर आने के पहले एनसीएलटी इंटीरियम ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इंटीरियम ऑर्डर तभी देगा जब कोई मेंबर उसको रिक्वेस्ट करेगा या कोई पार्टी ऑफ केस उसको रिक्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, एनसीएलटी डिसीजन पास करती है कि ये पर्सन फिट और प्रॉपर है या नहीं है। कब? हियरिंग करेंगे और डिसीजन लेंगे वेदर दिस पर्सन इज फिट और प्रॉपर और नॉट। अगर फिट एंड प्रॉपर है तो कंटिन्यू कर अपना ऑफिस, फिट एंड प्रॉपर नहीं है तो अपना ऑफिस वैकेट कर दे फ्रॉम ऑल कंपनी। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई के अंदर हमने पढ़ा था कि एनसीएलटी किसको डिस्क्वालीफाइड करती है, ये है वो डिस्क्वालिफिकेशन। आप फिट एंड प्रॉपर नहीं हो ना, वैकेट फ्रॉम ऑल द कंपनी। साथ ही साथ नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आप किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर, मैनेजर, अदर ऑफिसर की पोजीशन नहीं ले सकते हो। एक्सेप्शन आर देयर। एक्सेप्शन क्या है बच्चों? विद द परमिशन ऑफ सीजी एंड एनसीएलटी। सीजी परमिशन लेगा एनसीएलटी और अलाउ कर सकता है उस पर्सन को 5 साल के पहले किसी कंपनी में अपॉइंट हो सके। और अगर उसको हमने बोला है वैकेट फ्रॉम ऑल कंपनी स्टिल ही कंटिन्यू, तो ऐसे केस में हम लोग उसको क्या दे सकते हैं? पेनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्विक्ट ये कर सकते हैं, पेनलाइज कर सकते हैं। सेक्शन 244 सबसेक्शन 5, एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है आपकी मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज करने का। जो ऑर्डर एनसीएलटी ने दिया आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद में आप अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को फिर से चेंज नहीं कर सकते हो अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा जो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल है। अगर करना होगा यू हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, और जो भी ऑर्डर रहेगा एनसीएलटी का, साथ ही साथ अल्टर कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, सब सेक्शन 243 क्या बोलता है? अगर मानो किसी ऑफिसर को सेक्शन नंबर 244 सबसेक्शन 2, मैंने बोला था एग्रीमेंट टर्मिनेट किया जाता है, डायरेक्टर, मैनेजर या फिर क्या बोल सकते हैं एनी अदर ऑफिसर का, तो जिसको एनसीएलटी ने क्या किया है? टर्मिनेट किया है। आप अपने ऑफिस वैकेट करोगे उस कंपनी से जहां से, ठीक है, और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आप उस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आपको टर्मिनेट किया है अंडर सेक्शन 244 सबसेक्शन 4A, मतलब यू आर नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, तो आप वैकेट करोगे फ्रॉम ऑल द कंपनीज, और आप भी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। साथ ही साथ में तुम्हारा ऑफिस छूट के जा रहा है, ठीक है, सेक्शन नंबर 202 बना था जहाँ पे बोला था कॉम्पेंसेशन, यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस, मेरा ऑफिस छूट रहा है, यू कैन नॉट क्लेम द कॉम्पेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, सेक्शन नंबर 245 क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट क्या होता है सुनो। वैसे देखा जाए ना, क्लास एक्शन सूट जो है वो यूके, यूएस, सिंगापुर में ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रहा था, और इंडिया में इतना ज्यादा मतलब नहीं था। कंपनी एक 2013 में पहली बार कंसेप्ट आया। क्यों आया सर? सत्यम के केस लॉ की वजह से। हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर थे, इनको 8000 करोड़ उनसे कवर करने थे, हम लोग कर नहीं पाए। वहीं पे जो अमेरिकन काउंटर पार्ट थे, मतलब अमेरिकन इन्वेस्टर जो थे, उन्होंने एडीआर जमा किया था, मतलब कंपनी के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ली थी। बेटा इन्होंने अप्रोक्स 625 करोड़ रुपए कवर कर लिए थे सत्यम से। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लास एक्शन सूट जो यूएस में वेरी स्ट्रांग है। ठीक है ना, देखो यार, मैं अकेला तुमको दबाने की कोशिश करूं, तुम नहीं दबोगे, लेकिन सब लोग 10-12 लोग तुमको दबाने की कोशिश करें तो तुम दब जाओगे। समझ में आ रहा है? ये सुनो। अब आते हैं बच्चों, पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 245 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन इलिजिबल है सेक्शन नंबर 245 के अंदर एक्शन लेने के लिए? तो बोले मेंबर भी इलिजिबल है, डिपॉजिटर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 241 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एंड क्लास एक्शन सूट? देखो 241 से लेके 244 ओनली मेंबर कैन फाइल अ सूट। यहाँ पे मेंबर भी फाइल कर सकता है, डिपॉजिटर भी कर सकता है। अच्छा, 241 के अंदर तुम एक्शन किसके अगेंस्ट में ले सकते हो? सर कंपनी के अगेंस्ट में या फिर अपॉइंटेड जो उनके डायरेक्टर वगैरह हैं। 245 के अंदर कंपनी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके ऑडिटर, उनके एक्सपर्ट, उनके कंसल्टेंट या एनी अदर पर्सन, समझ में आया, जिनके वजह से तुम्हें लॉस हो रहा है, आप उन सारे लोगों के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो। आ जाते बात करते हैं हम लोग, सर हु इज इलिजिबल, कब आप क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हो? मेंबर के लिए क्राइटेरिया बच्चों 100 मेंबर और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विचएवर इज लोअर। कंपनी के अंदर कैपिटल होगा, ठीक है, तो कंपनी लिस्टेड है तो 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इशूड कैपिटल, एंड अनलिस्टेड है तो 5%। ऑफ कोर्स यार लिस्टेड है तो कम होल्ड भी कर रहे हो तो 2% भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है,
और कंपनी में कैपिटल नहीं है तो 1/5 मतलब 20% आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर फाइल करेंगे। अगेन कॉल इन एरियर्स नहीं होना चाहिए। डिपॉजिटर के केस में 100 डिपॉजिटर और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर विच एवर इज लोअर, और अमाउंट के बारे में क्या बोला है, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट अमाउंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर इतने लोग मिल रहे होंगे तो ही क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हो। अच्छा, क्लास एक्शन सूट जब आप फाइल करोगे तो क्यों करोगे? आपको लगता है इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में नहीं है जो एक्शन हो रहा है, या मेंबर के भलाई में नहीं है, या फिर डिपॉजिटर के भलाई में नहीं है? जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। मेरा है ना आईपैड मरने वाला है। मरने वाला है मतलब इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू डाई। बचा लिया मैंने इसको, है ना। चलो चलो अब सुनो, अब मेरे को टेंशन नहीं है। अब सुनो, अगर आप क्लास एक्शन सूट फाइल कर रहे होगे, ठीक है, तो सबसे मेन बात ये आता है आपको कब क्लास एक्शन सूट फाइल करना है। आपको लगता है कि जो अफेयर्स ऑफ कंपनी आर बी नॉट कंडक्टेड, या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इस तरीके से रन हो रहा है कि प्रेजुडिकल टू कंपनी, कंपनी के भलाई में नहीं है, मेंबर के भलाई में नहीं है, या फिर किसी डिपॉजिटर के भलाई में नहीं है। ठीक है, सत्यम के केस में डिपॉजिटर भी इन्वॉल्व है। तो क्या ये लोग खुद जाके केस फाइल करेंगे? आंसर इज ये भी जा सकते हैं, बट इन लोगों को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे। सर हु इज दो अथोराइज पर्सन? सतीश भाई को कर सकते हो? आंसर इज यस। ठीक है, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आई कैन गो ऑन देयर बिहाफ। तो एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, फर्म भी जा सकते हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कुछ होते हैं जो इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, किसी के लिटिगेशन मैटर चालू है क्या, ह्यूमन राइट्स के लिए हम लोग बैठे हुए, तो वो लोग भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा, क्या किसको एप्लीकेशन करोगे? एनसीएलटी को करोगे। किस फॉर्म में करोगे? एनसीएलटी 9 विद अमाउंट ऑफ रुपीज 5000, उसका एप्लीकेशन फीस होता है। अब सेकंड पॉइंट, सर एनसीएलटी के अगेंस्ट में हम लोग कौन सी कंप्लेंट लेके जाएंगे? तो बच्चों सुनना, जितने भी अपनी जिंदगी में डाउट थे वो सारे यहाँ पे खत्म होते हैं। मतलब कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन किया, उनको रोको। कंपनी ने मेमोरेंडम या आर्टिकल की प्रोविजन को तोड़ रही है, सर उनको रोको। कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज किया बराबर, इसका रिजोल्यूशन पास किया, इसको वॉइड डिक्लेयर करो। क्यों? बिकॉज क्योंकि उन्होंने मटेरियल फैक्ट हमको बताया नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी या उसके डायरेक्टर उस रिजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, उनको रोको। मतलब अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल के रिजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, उनको रोको। या फिर कंपनी एक्ट कर रही इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ कंपनी एक्ट एंड एनी अदर लॉ, कंपनी लॉ को तोड़, मतलब कंपनी लॉ की प्रोविजन को तोड़ रही है, फेमा की प्रोविजन को तोड़ रही है, रिस्ट्रेंट। या फिर कंपनी टेकिंग एक्शन इन कॉन्ट्राडरी टू रिजोल्यूशन, हमने रिजोल्यूशन पास किया था 1 लाख रुपए का न्यू शेयर इशू, 1 लाख नए शेयर इशू करना है, कंपनी बोलते, डायरेक्टर बोलते बाहर में जाओ, मैं 3 लाख शेयर इशू करूंगा, तो रोको। ठीक है, क्लेम, अब ये था रोकने के ऑर्डर। क्लेम तुमको क्या चाहिए? डैमेजेस चाहिए, कॉम्पेंसेशन चाहिए। किससे? एक तो कंपनी या डायरेक्टर जिन्होंने फ्रॉडुलेंट एक्ट किया, या फिर ऑडिटर या उसकी फर्म जिन्होंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, या फिर फ्रॉड किया हम लोगों के साथ में, या फिर एक्सपर्ट एडवाइजर जिन्होंने बच्चों क्या किया, मिस स्टेटमेंट दिया प्रॉस्पेक्टस वगैरह के इसके अंदर भी। ठीक है, या फिर क्या किया, हमारे साथ में फ्रॉड किया। अगर आपने फर्म के अगेंस्ट में, ऑडिटर के फर्म के अगेंस्ट में एक्शन लिया है, तो ऑडिटर भी, फर्म भी लायबल है, और हर वो पार्टनर जो इन्वॉल्व है मिस स्टेटमेंट देने में या जिसने फ्रॉड किया, वो लोग भी लायबल रहेंगे। ठीक है, यस सर। अब एनसीएलटी डायरेक्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा तुम्हारे फेवर में, पहले वो कुछ चीजों को कंसिडर करेगा। सर क्या ऑर्डर को, चीजों को कंसिडर करेगा कि भाई साहब जो मैनेजिंग, जो मेंबर है और डिपॉजिटर है, क्या ये गुड फेथ में काम कर रहे हैं, क्या ये लोग गुड फेथ में काम कर रहे हैं, है ना। दूसरा, क्या इन्होंने दिए हुए सारे एविडेंस सही है कि इनके साथ में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तीसरा, जो कॉज ऑफ एक्शन इन्होंने दिया है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में लो, क्या किसी और सेक्शन में इनके पास अधिकार अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको डिविडेंड नहीं मिला, तो सेक्शन 123 से लेकर 127 आपके पास अधिकार है, आप उसके अंदर सीधा जा सकते हो। तो अगर किसी और सेक्शन में रेमेडी है तो फिर बोले क्लास सेक्शन में मत आओ, लेकिन अगर किसी और सेक्शन में आपको रेमेडी नहीं दी है तो फिर आप क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कि कोई एविडेंस है अपने पास कि भाई साहब ये जो मेंबर और डायरेक्टर काम कर रहे हैं ये उनका पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉट इन द पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। क्या है कि मानो कंपनी ने जो कॉज ऑफ एक्शन के लिए हम केस फाइल कर रहे हैं, कंपनी इज आईटी कंपनी, और कंपनी एंटर हो रही बच्चों वेजिटेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, राइट। तो ये जो कॉज ऑफ एक्शन अभी होना बाकी है, would likely to be was authorized before, ये ट्रांजेक्शन होने के पहले
क्या इसको एथोराइज कर लेंगे क्या मेंबर? अगर एथोराइज कर लेंगे तो फिर ये वैलिड हो जाएगा। अगर वो अपना मेमोरेंडम चेंज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर लेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। तो फिर ऐसे वाले केस में एनसीएलटी इस केस को कंसिडर नहीं करेगा। दूसरा बात, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में अगर आप इसको रेक्टिफाई कर लो, फिर भी एनसीएलटी बोलता है क्या फायदा, मैं ऑर्डर पास करूंगा गलत है, और बाद में लोग आके उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, कॉज ऑफ एक्शन ऑलरेडी ऑक्यूर्ड, कंपनी आईटी वाली है और ऑलरेडी वेजिटेबल के बिजनेस में एंटर कर चुकी है, अल्ट्रा वायरस कर चुकी है, ठीक है। क्या रेक्टिफाई, आपको लगता है कि मेंबर, अभी 10 लोग अगेंस्ट में खड़े हैं, 90 लोग तो फेवर में है ना, कल जाके इन्होंने इस एक्ट को रेक्टिफाई कर लिया, मेमोरेंडम को चेंज कर लिया, तो एनसीएलटी इज नॉट गोइंग टू टेक एक्शन। दिस आर द टेक्निकल पॉइंट्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर, अब मानो एनसीएलटी ने आपकी क्लास एक्शन सूट को एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट इज द प्रोसीजर? पहले तो पब्लिक नोटिस देंगे सारे मेंबर को और डिपॉजिटर को। इसके अलावा जितने भी सेम इश्यू के ऊपर अलग अलग क्लास एक्शन सूट है उनको हम लोग क्या कर लेंगे? कंसोलिडेट कर लेंगे सिंगल क्लास एक्शन सूट में। इसके अलावा जो मेंबर और डिपॉजिटर है वो अपने में से एक लीड एप्लीकेंट डिसाइड चूज करेंगे, लाइक सतीश भाई। बट इफ दे आर नॉट एबल टू डिसाइड, बराबर, दे आर अनेबल टू कम एट अ कंसेंसस, एनसीएलटी विल डिसाइड कौन किसको करेंगे, मुझे ही करेंगे। सर क्यों कंसोलिडेट करना है सारे? बिकॉज एक ही एक्शन क्लास एक्शन पे मल्टीपल डिसीजन नहीं आ जाने चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ये नहीं होना चाहिए, जजमेंट नहीं होना चाहिए, कोर्ट का भी समय खराब होता है। लास्ट में बोला बच्चों, तो टू क्लास एक्शन शुड नॉट अलाउड ऑन द सेम इशू, एंड जो भी कॉस्ट एक्सपेंसेस क्लास एक्शन के मेंबर के या डिपॉजिटर के गए, आप कंपनी या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उससे रिकवर कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों, एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर दिया वो बाइंडिंग रहेगा सबके ऊपर। विद दिस वी आर डन विद द ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आता है, क्या है वो? उसमें ये लिखा होता है मेजॉरिटी हैज इट वे, माइनॉरिटी हैज इट से। सर इसके बारे में हम लोग क्या लिखे, चलो उसको भी कवर कर लेते हैं। आ जाओ, देखो यहां पर एक केस हुआ था बच्चों, फॉस वर्सेस हरबोटल, जिसके अंदर क्या हुआ था, 2 लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया था एनसीएलटी को ये बोल के कि मेजॉरिटी लोगों ने जो डिसीजन लिया वो हमारे फेवर में नहीं है। तो एनसीएलटी ने बड़ा, मतलब कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होता था उस समय में, तो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने बड़ा सिंपल सा डिसीजन पास कर दिया, बोल दिया सुनो तुम्हारे 2 लोगों की कहानियां हम लोग नहीं सुनेंगे। मतलब अगर आज आपको एक्सेप्ट किया तो कोई और 2 लोग आएंगे, अरे मेजॉरिटी लोगों ने जो डिसीजन लिया वो वैलिड डिसीजन है, समझ में आ रहा है? तो इन्होंने बड़ा सिंपल बोला मेजॉरिटी हैज इट्स वे, मतलब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी खुद केस फाइल करेंगे ना, तुम फाइल क्यों कर रहे हो? सर कंपनी कब फाइल करेंगे? मेजॉरिटी मेंबर एग्री करेंगे, तो अगर तकलीफ हो रहा है तो तुम दोनों को नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी लोगों को होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग 2 लोगों की केसेस लेना चालू करेंगे, इट इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द केस हो जाएगी, यस और नो। एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों, मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। हमने डिसीजन पास किया, उस चीज को मेजॉरिटी शेयर होल्डर रेक्टिफाई कर लेंगे, तो इसलिए बोल दिया मेजॉरिटी हैज इट वे। साथ में दूसरा केस लॉ पास हुआ बच्चों, जिसके अंदर नागेश्वर राव जी के केस में ये आया 2 रूल ऑफ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी ने जो बोला द डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी, एंड सेकंड आया प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इट मींस कि अगर कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल और इस एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है, वायलेशन नहीं किया है, तो हम लोग आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट बच्चों माइनॉरिटी हैज इट से, माइनॉरिटी को भी सुनकर लेना चाहिए। सर कब? अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हो रहा है, इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहा है, डायरेक्टर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन था वहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल रहा है, जहाँ पे यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए था वहाँ पे तुम नॉर्मल बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चला रहे हो, जहाँ पे तुमको पोस्टल बैलेट, मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग कि भाई साहब आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो और रेमेडी पर्टिकुलर सेक्शन में दिया नहीं है, फ्रॉड कर रहे हो विद माइनॉरिटी। तो ऐसे वाले केस में और कहीं पे जैसे सेक्शन नंबर 48 के अंदर यू कैन गो फॉर क्लास एक्शन सूट, है ना, वेरिएशन इन द राइट ऑफ द शेयर होल्डर एंड स्मॉल शेयर होल्डर 213, देयर आर लॉट्स ऑफ क्या ये होते हैं केसेस जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैन गो अगेंस्ट मेजॉरिटी शेयर होल्डर। सो दैट्स ऑल वी आर डन विद ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर गाइस इन द स्पैन ऑफ 39 मिनट। हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, चल रहा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास।